हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैंपियंस ऑफ जीए के इस यूट्यूब चैनल पर। आज विज्ञान मैराथन सीरीज़ के अंतर्गत भाग 2 में आपके लिए लेके आया हूँ। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 3 भाग अपलोड कर दिए, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी जाएगी। वहाँ पर जाकर के आप विज्ञान के जो 3 भाग है वो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएँ होती है उसमें विज्ञान से संबंधित कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने 30 अति महत्वपूर्ण विज्ञान के प्रश्नोत्तरों की एक सीरीज़ स्टार्ट की है। तो इसमें मैं लगभग आपके लिए 50 वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है, जिसमें आपकी सारी साइंस यानी कि विज्ञान को कवर कर लिया जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको इस पूरे वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी जाएगी, या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है @champions ऑफ जीए, वहाँ पर भी जाकर के आप इस PDF फाइल को प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम विज्ञान मैराथन सीरीज़ का पार्ट 2 का ये वीडियो। पहला प्रश्न है आप सभी के लिए, उत्तल दर्पण जो होता है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह इनमें से कौन सा बनता है। फ्रेंड्स, दर्पण जो है वो एक्चुअली 2 प्रकार का होता है। एक तो उत्तल दर्पण होता है जो ये इस प्रकार का उठा हुआ होता है थोड़ा, ठीक है, और एक होता है अवतल दर्पण जो ऐसा धंसा हुआ होता है इस टाइप का, ठीक है, चंद्राकार का। तो आपसे यहाँ पर प्रश्न ये पूछा गया है कि उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, उत्तल दर्पण जिसको हम उठा हुआ दर्पण बोलते हैं, उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब एक तो काल्पनिक होता है और एक सीधा होता है, याद रखिएगा आप। दूसरा प्रश्न है हमारा, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है। यानी कि जो गोली दर्पण होता है उसकी जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या जिसको हम बोलते हैं R, यह कितनी होती है। तो ये उसकी आधी होती है। गोली दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, हाफ होती है, याद रखिएगा आप। तीसरा प्रश्न है, हजामत जिसको हम शेविंग वगैरह बोलते हैं, तो हजामत बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का जो है उपयोग किया जाता है। तो शेविंग वगैरह बनाने के लिए जो दर्पण यूज़ किया जाता है वह दर्पण है अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2nd वाला सही होगा। मैंने बताया आपको अभी, दर्पण 2 प्रकार का होता है। एक तो उत्तल दर्पण, ठीक है, जो उठा हुआ होता है इस टाइप से, इसमें पॉलिश पीछे होती है, और एक होता है अवतल दर्पण, ठीक है, धंसा हुआ इस टाइप से। तो ये जो अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण का उपयोग हम हजामत या फिर शेविंग बनाने के लिए करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है हमारा, द्रव यानी कि जो लिक्विड होता है उसका आपेक्षिक घनत्व जो है वो किसके द्वारा मापा जाता है। हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, रेन गेज या फिर ऑडोमीटर की सहायता से। तो द्रव का जो आपेक्षिक घनत्व है ये हम घनत्व मापते हैं हाइड्रोमीटर से। 2nd वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। हाइड्रोमीटर की सहायता से द्रव का घनत्व जो है वो मापा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अलावा फ्रेंड्स, हाइग्रोमीटर से नमी मापी जाती है, रेन गैस से वर्षा की गणना की जाती है, और ऑडोमीटर से जो है वो ध्वनि का कैलकुलेशन किया जाता है। लेकिन द्रव का आपेक्षिक घनत्व आपसे पूछे तो ये मापा जाता है हाइड्रोमीटर की सहायता से। 5वां प्रश्न है, दूध जो होता है मिल्क, उसकी शुद्धता मापने का यंत्र इनमें से कौन सा है। तो दूध की शुद्धता मापने का जो यंत्र है उसको हम बोलते हैं लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर की सहायता से दूध की शुद्धता यानी कि उसके अंदर जो फैट होता है वह मापा जाता है, ठीक है, याद रखिए कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। 6ठा प्रश्न कई एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कि मोटर गाड़ी के जो चालक होते हैं उनके सामने जो कांच लगा हुआ होता है वह इनमें से कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स, मोटर गाड़ी के जो चालक होते हैं उनके सामने जो कांच यानी कि जो ग्लास होता है वह ग्लास होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। जो उठा हुआ दर्पण होता है, उभरा हुआ, उसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो जितनी भी मोटर गाड़ी वगैरह होती है उनके पीछे या उनके जो आगे फ्रंट में जो कांच लगा हुआ होता है जिसकी सहायता से जो वाहन चालक है वो पीछे की ओर देखता है, ठीक है, तो वह दर्पण कौन सा होता है, वह होता है उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह एक तो काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है, ठीक है, काल्पनिक और सीधा। इसी कारण इसका उपयोग जो है वो मोटर गाड़ियों में किया जाता है पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए। 7वां प्रश्न है, फोटोग्राफिक कैमरे जो होता है हमारा उसका अभिदृश्यक कैसा होता है। यानी कि फोटोग्राफिक कैमरे का जो अभिदृश्यक लेंस होता है वह इनमें से कौन सा होता है। ये होता है फ्रेंड्स उत्तल लेंस टाइप का। 2nd वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। उत्तल लेंस जो है वो फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफिक कैमरे की बात आई है तो मैं बता दूँ, फोटोग्राफिक कैमरे की जो रोल होती है जिसको हम रील बोलते हैं, ये पहले चलती थी, आजकल तो डिजिटल कैमरे चल गए हैं। फिर भी क्वेश्चन बन सकता है कि फोटोग्राफिक कैमरे का जो रोल होता है
वह किसका बना हुआ होता है? तो फ्रेंड्स फोटोग्राफिक कैमरे का जो रोल होता है वो AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड का बना हुआ होता है, यानी कि उसके ऊपर AgBr का लेप लगा हुआ होता है। लेकिन अभी आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है फोटोग्राफिक कैमरे का जो अभिदृश्यक होता है वह कौन सा लेंस होता है? तो वह होता है उत्तल लेंस। अगला प्रश्न ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार ये भी पूछा गया एग्जाम में, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? आपने देखा होगा जब नदी के अंदर से बुलबुला निकलता है या फिर किसी टब वगैरह में जो पानी भरा हुआ है वहाँ से अगर जो बुलबुला निकल के जब सतह से वो ऊपर की ओर आता है तो वह बुलबुला जो है वो आपको किस दर्पण की तरह दिखाई देता है? आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है। तो पानी में जो हवा का बुलबुला है वह अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड, याद रखिएगा, पानी के अंदर से जो हवा का बुलबुला निकलता है वह अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है। नवा प्रश्न है हमारा, वायुमंडल के अंदर जो आर्द्रता होती है जिसको हम नमी बोलते हैं वह इनमें से किसके द्वारा मापी जाती है? तो वायुमंडल की आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर की सहायता से किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट सही है, ठीक है, हाइग्रोमीटर की सहायता से वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक बैरोमीटर वाला भी ऑप्शन है। मैं बता दूँ आपको, वायुमंडल के अंदर जो दबाव होता है वह बैरोमीटर की सहायता से मापा जाता है, और अल्टीमीटर की सहायता से जो ऊंचाई का मापन किया जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और इसके अलावा हाइड्रोमीटर दे रखा है, तो हाइड्रोमीटर के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको। द्रव का जो आपेक्षिक घनत्व है वह हाइड्रोमीटर की सहायता से मापा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, भूकंप मापी यंत्र इनमें से कौन सा है? तो भूकंप मापी यंत्र जो है इनमें से वो है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ की सहायता से हम भूकंप का मापन करते हैं। इसके अलावा कई ऑप्शन में आपको रिक्टर स्केल भी दिखेगा। तो फ्रेंड्स रिक्टर स्केल की सहायता से हम भूकंप की तीव्रता मापते हैं, ठीक है, जबकि भूकंप को मापा जाता है सिस्मोग्राफ से। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जो है आंसर दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ध्वनि की तीव्रता इनमें से किसके द्वारा मापी जाती है? डेसिबल में, तरंग में, आवृत्ति में या फिर तरंग में? तो फ्रेंड्स ध्वनि की जो तीव्रता मापी जाती है वो डेसिबल के माध्यम से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला वाला सही होगा। 12वां प्रश्न है, मानव रेटिना जो होता है हमारी आंख के अंदर, उस पर जो प्रतिबिंब बनता है वह इनमें से किस प्रकार का बनता है? तो फ्रेंड्स ये बनता है वास्तविक और उल्टा, ठीक है, वास्तविक और उल्टे प्रकार का जो है। वास्तविक यानी हूबहू, और कोई वस्तु होती है तो वो हमारे रेटिना के ऊपर जो है उल्टा प्रतिबिंब बनाती है, लेकिन हमको वो दिखाई देता है सीधा। तो मानव रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह बनता है वास्तविक एवं उल्टा। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण ये आता है एग्जाम में। ये भी प्रश्न कई एग्जाम में पूछा गया है। जब कोई वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच, मान लो कि ये एक वस्तु है और इसके इधर भी एक समांतर समतल दर्पण लगा हुआ है और इधर भी एक समतल दर्पण लगा हुआ है, ठीक है, तो इन दर्पण के बीच में जो प्रतिबिंब बनेंगे वह कितने बनेंगे? इन दर्पण के ऊपर जो प्रतिबिंब बनेंगे वह कितने बनेंगे? तो फ्रेंड्स जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच में रखी जाती है तब जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी संख्या अनंत होती है, यानी कि बहुत सारे अनंत जिनको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं प्रतिबिंब की संख्या रहती है। अगला 14 नंबर का प्रश्न है हमारा, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का जो है वो इसमें से प्रयोग किया जाता है? गायरोस्कोप, सेक्सटेंट, स्टेथोस्कोप या फिर स्ट्रोबोस्कोप? तो हृदय की गति सुनने के लिए जो इस यंत्र का हम उपयोग करते हैं उसका नाम है स्टेथोस्कोप, ठीक है। ये देखा होगा आपने डॉक्टर वगैरह के जो गले के अंदर एक आला लटका हुआ होता है उसको ही हम बोलते हैं स्टेथोस्कोप। तो उसमें एक तो वो कान के अंदर एयरफोन लगाता है और उससे जो अगला वाला हिस्सा होता है उससे हृदय की धड़कन को मापा जाता है, तो स्टेथोस्कोप हम बोलते हैं। इससे हृदय की गति को सुना जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का जो दाब होता है, प्रेशर, वह किसकी सहायता से मापा जाता है? तो फ्रेंड्स वायुमंडल का जो दबाव होता है वो हम मापते हैं बैरोमीटर से। बैरोमीटर, ऑप्शन 4th वाला यहाँ पर सही होगा। बैरोमीटर की सहायता से वायुमंडल का दबाव मापा जाता है। अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो जो सिंपल प्रकार के माइक्रोस्कोप होते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी जिसको हम बोलते हैं, उसमें वस्तु को लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच रखा जाता है, ठीक है। लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में सरल सूक्ष्मदर्शी में हम वस्तु को रखते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा आप इसको। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 17, वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में हम किस उत्प्रेरक का जो उपयोग करते हैं? तो फ्रेंड्स वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने के लिए हम किस उत्प्रेरक का, सबसे पहले तो मैं आपको उत्प्रेरक समझा देता हूँ। उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक ऐसे बाह्य पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ या फिर उसके अंदर कुछ परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है। और उत्प्रेरक जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है, एक होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की गति को घटा देता है, एक होता है स्व उत्प्रेरक जिसमें पदार्थ का जो उत्पाद बनता है वह स्वयं उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है, और एक होता है प्रेरित उत्प्रेरक
इसमें एक अभिक्रिया में लिया गया उत्प्रेरक दूसरी अभिक्रिया में ले गए उत्प्रेरक को जो है वो प्रेरित करता है, तो उसको हम बोलते हैं उत्प्रेरक। ये रासायनिक अभिक्रिया की गति को परिवर्तित करता है। तो वनस्पति तेल जो होता है उससे अगर हमको घी बनाना है, कृत्रिम घी, तो हम किस उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं? तो इसमें हम करते हैं निकिल का। निकिल का जो संकेत होता है वो होता है Na और इसका परमाणु क्रमांक होता है 28। अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये होता है NH3। तो अमोनिया गैस बनाने की जो हेबर विधि होती है, हेबर प्रोसेस, उसमें हम किस उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं? ये प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा है। तो इसमें हम लोह चूर्ण यानी कि Fe, जिसको हम आयरन बोलते हैं, Fe का उपयोग हम इसमें करते हैं। इसके अलावा अमोनिया बनाने की जो ये हेबर विधि है, इसमें हम मोलिब्डेनम का भी उपयोग करते हैं, ठीक है, मोलिब्डेनम जिसको हम बोलते हैं MO। तो मोलिब्डेनम का उपयोग हम यहाँ पे उत्प्रेरक उत्साहक के रूप में करते हैं, ठीक है, उत्प्रेरक उत्साहक के रूप में हम मोलिब्डेनम का उपयोग करते हैं और सिर्फ उत्प्रेरक के रूप में हम लौह चूर्ण का उपयोग करते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, उत्प्रेरक उत्साहक का मतलब होता है, उत्प्रेरक उत्साहक ऐसे पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ाते हैं, उसको प्रेरित करते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं उत्प्रेरक उत्साहक। तो अमोनिया गैस बनाने की जो हेबर विधि है उसमें उत्प्रेरक तो रहता है Fe यानी कि लौह चूर्ण, लेकिन उत्प्रेरक उत्साहक के बारे में अगर आपसे पूछ ले तो वो रहता है मोलिब्डेनम, और अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अवतल दर्पण की बात करेंगे हम। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। लेकिन कब बनेगा? जब वस्तु को हम कहाँ पर रखेंगे? तो फ्रेंड्स, वस्तु जब फोकस और ध्रुव के बीच होती है, फोकस और ध्रुव के बीच जब वस्तु को रखा जाता है, तब अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। प्रश्न क्रमांक 20 से हमारा रक्त जो होता है, हमारा ब्लड, जिसका pH मान कितना होता है, ये आप कमेंट्स करके बताइएगा। ये आपके लिए एक प्रश्न है। आज मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, रक्त का जो pH मान होता है वो कितना होता है? अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप कमेंट्स करके बताइएगा। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है, रक्त का दाब किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? तो ये रक्त का जो दबाव होता है वो हम किस यंत्र की सहायता से मापते हैं? वो हम मापते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर की सहायता से। ब्लड प्रेशर जो होता है, रक्त का जो दाब होता है वो हम मापते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर की सहायता से। प्रश्न क्रमांक 21 है, ट्रांसफार्मर जो होता है उसका जो क्रोड होता है वह किसका बना होता है इनमें से? तो ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है नरम लोहे का। प्रश्न क्रमांक 22 है, ट्रांसफार्मर जो है इनमें से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर जो है वो ट्रांसफार्मर कार्य करता है। प्रश्न क्रमांक 23 है, ट्रांसफार्मर जो है उनमें से इसमें प्रयुक्त क्या होता है, ठीक है, या फिर ट्रांसफार्मर जो है हम किस लिए उपयोग में लाते हैं? तो ट्रांसफार्मर का उपयोग हम जो है वो करते हैं AC वोल्टेज में उपचयन या फिर अपचयन करने के लिए, यानी कि AC वोल्टेज में बढ़ोतरी या फिर उसमें कमी करने के लिए हम ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें AC वोल्टेज में उपचयन या अपचयन का कार्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार जो है वो किसे मापने में किया जाता है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो उपयोग है वो हम किस लिए करते हैं? तो वो हम प्रतिरोध के लिए करते हैं, ठीक है। और फिजिक्स की भाषा में प्रतिरोध को हम आर लिखते हैं, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित करने के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं प्रतिरोध। तो प्रतिरोध के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग करते हैं। प्रश्न क्रमांक 25 है हमारा, पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र इनमें से कौन सा है? यानी कि पानी के अंदर अगर आपको आवाज़ सुनना है तो आप किस यंत्र का उपयोग करोगे? तो इसके लिए हम करते हैं हाइड्रोफोन। हाइड्रो मतलब पानी होता है और इसके अंदर आवाज़ सुनने के लिए हम हाइड्रोफोन का उपयोग करते हैं। प्रश्न क्रमांक 26 काफ़ी महत्वपूर्ण है, लाउड स्पीकर यानी कि जो माइक वगैरह होता है उसमें किस प्रकार का ऊर्जा परिवर्तन होता है? तो फ्रेंड्स, लाउड स्पीकर जो होता है उसके अंदर हम विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन वाला जो अगर हम बात करें तो सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा का इसमें जो है परिवर्तन होता है लाउड स्पीकर में। यानी कि आप बोल रहे हैं तो ये आपकी यांत्रिक ऊर्जा है और जो माइक से आवाज़ निकल रही है वो ध्वनि ऊर्जा है, ठीक है। या फिर इससे हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसमें हम जो बोलते हैं वह आवाज़ विद्युत के माध्यम से यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। प्रश्न क्रमांक 27 है हमारा, निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा जो है वो परिवर्तित होती है? किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है? ट्रांसफार्मर, मोटर या फिर विद्युत तापमापी या फिर डायनामो?
तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर है वो है डायनोमो। ठीक है, डायनोमो यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा में जो है वो परिवर्तन होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा इसको। प्रश्न क्रमांक 28 से हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है? तो ये युक्ति है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा हम सप्लाई करते हैं तो उधर से एक कार्य निकलता है जिसको हम बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। प्रश्न क्रमांक 29 से हमारा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? तो बैटरी जो होती है, बैटरी के अंदर हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, रेक्टिफायर का प्रयोग जो है वो किस लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स, रेक्टिफायर का प्रयोग हम एसी को यानी कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए करते हैं। यानी कि एसी को जब डीसी में बदलना है हमको तो हम रेक्टिफायर का उपयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन चैंपियंस ऑफ जीए के इस यूट्यूब चैनल पर। तो ये विज्ञान मैराथन की सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट करी है, सीरीज़ आपको कैसे लगी है प्लीज़ कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप हमारे चैनल को फेसबुक पर, यूट्यूब पर और इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम चैनल पर अगर आपको फॉलो करना है तो आप चैंपियंस ऑफ जीए सर्च करके हमें इन सोशल मीडिया पर जो है फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको वीडियो के बारे में अपडेट डेली की डेली उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं हमसे तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, या अगर आप नोट्स वगैरह चाहते हैं, विज्ञान संबंधित PDF फाइल अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट्स में आपकी जो मेल ID है वह लिख के भेज दीजिएगा। तो हम आपको विज्ञान के जितने भी PDF फाइल उपलब्ध होंगे हमारे पास वो आपको हम उपलब्ध करा देंगे। तो वीडियो के बारे में अपनी जानकारी जरूर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसके अलावा मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा है आज कि रक्त का pH मान कितना होता है। उस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और आने वाले एग्जाम्स के लिए तैयारी करिए। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।